हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ आपके पास आए हुए हैं, जिससे कि जो है आपको बोर्ड की परीक्षाओं में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता मिल सके। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, हम वो कौन कौन से प्रश्न लेकर के आए हैं उनको पहले देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के पहला प्रश्न दिया गया है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो यशपाल, क्या यशपाल जी हैं, विद्यालाल वर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं या भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो हम इसमें से ऑप्शन जो पा रहे हैं, राम कुमार वर्मा जी जो है प्रतिष्ठित लेखकों में से छायावादी युग के रहे हैं। छायावादी युग जो है, जो प्रकृति प्रेम के लिए फेमस रहा है, प्रकृति प्रेम के लिए फेमस रहा है। इसकी मूल धारणा रही है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके प्रवर्तक कवि के रूप में, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी का नाम शुमार होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा। गुलाब राय लेखक द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है वो क्या है। क्या मेरा जीवन प्रवाह है, मन की बातें हैं, मेरी असफलताएं हैं या नई पौध है। तो आपको जान करके लगेगा कि कोई अपनी असफलताओं के बारे में अपनी आत्मकथा के रूप में लिख रहा हो तो गुलाब राय जी हैं। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रूप में ये लिखते हैं। ठीक है, आत्मकथा वो है जो अपनी बातें, अपने जीवन की सारी बातें जो है वो खुद लिखता है। इसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक गलत कथन पहचान कर लिखिए। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रस मीमांसा एक आलोचना ग्रंथ है, ये वास्तव में रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। हाँ, ये है उर्वशी, इनका उपन्यास है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है। नहीं, निबंध नहीं है, ये जो है इनका आत्मकथा है। हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन में जो है हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि गलत कथन है। धुर स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का क्या है, नाटक है। धुर स्वामिनी एक जो है ऐतिहासिक नाटक के रूप में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अदास, क्या वो संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है या कहानी। ये अजात शत्रु जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, तो ये नाटक में है, जयशंकर प्रसाद जी का लिखा गया नाटक अजातशत्रु है। चंद्रगुप्त मौर्य है, ध्रुव स्वामिनी है, और उसके साथ साथ जो है इनका एक और नाटक है स्कंदगुप्त है। इसके साथ साथ इन्होंने कई नाटकों की रचना किया है। ये ऐतिहासिक नाटक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। रही बात जयशंकर जी कवि के रूप में, जयशंकर जी कविता के क्षेत्र में इनकी जो है सबसे मुख्य बात है वो है महाकाव्य की रचना करने के लिए जो जाने जाते हैं वो है कामायनी। कामायनी महाकाव्य इनकी जो है प्रमुख कृति एज ए कवि के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं, तितली उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ये तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। इनमें से ये तीनों कोई नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो है, तीन उपन्यास इनके मूल है, कंकाल, तितली और इरावती। ये तीन उपन्यास इनके 1, 2 और 3। बच्चे ध्यान देंगे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की जो ये तितली उपन्यास है वो है, इसके साथ साथ उन्होंने कंकाल भी लिखा है, इरावती भी लिखा हुआ। प्रेमचंद जी भी जो है गबन, गोदान और निर्मला, कर्मभूमि के लिए जो है जाने जाते हैं। और दिव्या जो है यशपाल की एक बौद्ध काल के समय की रचना है, उसको लिखे हैं। आगे देखते हैं, भारत दुर्दशा रचना है, किस तरह की, किसकी रचना है ये।
भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ये एक नाटक है जो जब भारत गुलाम था उस समय उस परिदृश्य में जो है, उस इन्वायरमेंट में यह नाटक लिखा गया है। भारत की अंग्रेजों के समय जो अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया है, ऐसे समय की जो है स्थिति जो है का वर्णन इस नाटक के माध्यम से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन जो सही है उसे पहचान के लिखिए। इसमें से 4 कथन बोले गए हैं, लिखे गए हैं। चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा है जो सही है और 3 गलत हैं। तो पहला आप ऑप्शन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? नहीं। महादेवी प्रसिद्ध रचना? गोदान है। महादेवी प्रसिद्ध क्या पूछा जा रहा? सही है, ये गलत हो गया। महादेवी की जो है प्रसिद्ध रचना गोदान नहीं, गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, ये इनका उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ये बात सही है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो इलाहाबाद के इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जो है कहानी घूमती है। और रही बात लास्ट वाली, ये भी जो है एक कवि नहीं है। गुलाब रायचंद जी जो है एक कहानीकार उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं आपका 8वां प्रश्न, कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे जो है पहचान करके लिखिए। 3 कथन इसमें भी गलत हैं और एक कथन पहचान करना है कौन सही है। तो सही कथन की पहचान करना है। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में, तो रामचंद्र शुक्ल आलोचक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये बात गलत हो गई है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी संस्कृत के 4 अध्याय इनकी एक जो है कृति है, उसके लेखक, ये बात सही है। और हमको पूछा जा रहा है कथन कौन सा सही है, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, वास्तव में ये हमारा राइट आंसर है। और रही बात तीसरे ऑप्शन को हम देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रीत काल के रचनाकार हैं, ये गलत बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हिंदी साहित्य गद्य विधा के जो है ये जनक माने जाते हैं। और रही बात चौथे ऑप्शन की, तो स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती जी की रचना है, यह भी नहीं है, ये भी गलत है। स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक ऐतिहासिक नाटक है। आगे देखते हैं, चलते हैं 9वें प्रश्न पर। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक हो, एक अंक, ठीक है, एक अंक को जोड़ देंगे, एक अंकी, ई इसमें प्रत्यय जुड़ गया तो एक अंकी हो गया, एक अंक वाला नाटक, एक अंकी। ठीक है, हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक, यह आलोचना ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? पहला जो है ऐतिहासिक ग्रंथ जो हिंदी साहित्य पर लिखा गया था वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। पहले ऑप्शन में इसको आप जान पा रहे हैं। आगे देखते हैं, फटाफट हम करते हैं। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। किस तरह की रीतकाल के जो कवि होते थे वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, यही पूछा जा रहा है। रीतकालीन जो कवि होते थे वो किस तरह की भाषाओं को अपनी काव्य भाषा में लेते थे, किस तरह की भाषा को? अवधी करते थे, ब्रज करते थे, खड़ी बोली करते थे, इनमें से कोई नहीं। तो अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली थी। खड़ी जो है ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी थी। तो ये इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ठीक है, चाहे वो आप बिहारी दास को ले लीजिए या भूषण को ले लीजिए, चाहे केशव को ले लीजिए, सारे की सारी रचनाएं इतनी क्लिष्ट होती हैं इनकी। और ये जो रचना लेते हैं, रचनाओं में अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा जो है सूरदास और मीरा की वही रचनाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में किस कवि
को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है या सम्मान मिला हुआ राष्ट्र कवि के रूप में जो है सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। ये जीके का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान मिला हुआ है? तो वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। इनकी रचना साकेत, साकेत के कारण जो है इसको प्रसिद्धि मिली और इनको इस तरह का सम्मान मिला है। आगे देखते हैं, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थ का चित्रण नहीं, आधुनिक, प्रकृति का मानवीकरण, ये बात है। वही हमने एक प्रश्न में जो है कहा था, प्रकृति से इनका प्रेम रहा है, प्रकृतिवादी रहे हैं ये सब, और इनका स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जो है बहुत सूक्ष्म विवरण करना जो है इनको भाता था। ये जो दोनों बातें हैं ये भी गलत हैं। तो यथार्थवादी भी नहीं, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी नहीं, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी नहीं। तो छायावादी का जो प्रमुख विशेषता थी वो प्रकृति का मानवीकरण करना। आगे देखते हैं, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? तो बिहारी लाल जो है रीतकाल, अभी हमने एक प्रश्न में जो है किया था, बिहारी लाल रीतकालीन कवि के रूप में जाने जाते, जिनकी ब्रज भाषा में जो है रचनाएं हैं। इन्होंने सतसई नामक जो है सतसई 700 दोहों की एक श्रृंखला 700 से अबव की, तो उसको रचना लिखा हुआ है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, कवि कौन है? तो अभी हमने कहा साकेत महाकाव्य के जो लेखक हैं वो भारत के राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित है और इन्होंने जो है साकेत रूपी रचना जो है लिखा हुआ है। और ये तीनों ऑप्शन, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य रचना है। आगे देखते हैं, राम की शक्ति की पूजा के रचनाकार कौन है? ये काव्य की विधा है, काव्य विधा में जो है राम की शक्ति की पूजा लिखी गई है। तो इसके रचनाकार सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फटाफट हम सोल्व करते हैं प्रत्येक प्रश्न को। रीतकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? रीतकाल कवियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? अगर आप बिहारी को पाएंगे, कवि भूषण को पाएंगे, चाहे केशव को पाएंगे, तो आप देखेंगे श्रृंगार की प्रधानता होती है। मेरी बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरि दुध होए। तो इसमें श्रृंगार काव्य के कला पक्ष की दोहा ज्यादा लिखते हैं। प्रेम की भावना, प्रेम उनका जो है प्रमुख टॉपिक हुआ करता है। तो ये देखेंगे तो सारी बातें इन सब में जो है निहित होती है रीतकालीन कवियों में। आगे देखते हैं, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हिरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस जिसमें जो है दुख होता है, दुख पीड़ा होती है, ऐसे रस का जहां पर वर्णन हो, कौन सा रस होता है, कहां पर उसका अस्थायी भाव होता है? शोक अस्थायी भाव होता है। अगर हम रथ की बात करते हैं, रथ के अस्थायी भाव कौन से जो है वो रस होगा? वो श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस। इसी तरह से भय का, भयानक, वीर रस का उत्साह। ठीक है, इस तरह से चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। रस से प्रश्न, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इसको पढ़ने के बाद, ये जो लाइनें हैं दोहे को पढ़ने के बाद क्या किस तरह का रस जो है निकलता है? रौद्र रस, वीर रस। रौद्र रस तो एकदम नहीं है, वीर भी, इसमें वीरता का भी कोई बात नहीं, करुण दुख का भी कोई बात नहीं। तो निकल करके हमारा एलिमिनेट होकर के आता है हास्य रस। हाथी जैसी देह है, बहुत विशाल देह है उसकी, गैंडे जैसी चाल, चाल भी बहुत धीरे धीरे है, मोटा होने के नाते वो चल भी नहीं पा रहा है। और तरबूजे से खोपड़ी, खोपड़ी भी बड़ी सी है, खरबूजे से गाल है, गाल खरबूजे जैसे छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से लटके हुए हैं। इस तरह से ऐसे व्यक्ति को देखने में जो है हंसी केवल आती है, हंसी केवल आती है। तो हंसने वाला जो हमारा रस होगा वो हास्य रस होगा और उसका अस्थायी भाव होगा हास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद जब पढ़ा जाता है तो उसको पढ़ने के समय एक विराम बीच में आता है। जैसे हम कहते हैं
रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो मत तोड़ो चटकाए, रहमन धागा प्रेम का के समय जो है वो एक रुकावट होती है, उसको यत कहा जाता है। ठीक है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा जो दोहा का उल्टा सोरठा होता है, दोहा का उल्टा जो है सोरठा होता है। दोहे में जो मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में वो 13 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। रही बात जो है इनके दूसरे और चौथे में, इनमें 11 मात्राएं होती हैं, और इसमें जो है दूसरे और चौथे में सोरठे में जो है 11 मात्राएं होती हैं, और उसके जो है दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती। ठीक है। हम फिर से समझते हैं। दोहे में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठे में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, और रही बात दूसरे और चौथे में जो है दोहे के, तो वो हो 11 मात्राएं, वही उल्टा हो जाता है। दूसरे और चौथे में जो है इसकी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहां से है, सोरठे में पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं पूछी जा रही है। सोरठे में हम चलते हैं, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। दोहा छंद किसका उल्टा होता है? अभी अभी बताया गया है, दोहा जो है सोरठा का उल्टा होता है। आगे देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा की बात की जा रही है, किसी शब्द से समानता की बात प्रकट की जा रही है। समानता, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। अब राधा के मुख की समानता जो है चंद्रमा से की जा रही है, समानता वाले शब्द भी जोड़े जा रहे हैं, तो ही पूछ रहा है उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जा रही है समानता वाले शब्द से, तो हमारा जो होता उपमा हो जाता है। ठीक है। अगर ये समानता वाले शब्द हटा दिए जाते हैं तो रूपक हो जाता है। अगर कहा जाए राधा का मुख चंद्रमा है तो वो रूपक हो जाएगा। अगर ये कहा जाए राधा का मुख चंद्रमा के समान है तो वो उपमा हो जाएगा। आगे देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन, रूपी की बात की जा रहा है, राम रूपी रतन, तो अभी हमने समझा है रूपक की बात हो गई है। आगे तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हम जो है इस कार्यक्रम को वाइंड अप करते हैं, और आपसे आशा रखते हैं कि जो है आपको जो है ये श्रृंखला हमारी पसंद आ रही होगी, और यह भी हम आशा रखते हैं कि आप जो है हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।